आदरणीय दर्शक वृन्द, म पूर्व महासेनानी तथा एन्टी करप्सन सोशल एक्टिभिस्ट माधव सुन्दर खड्काको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। म आज यस दिल्ली स्थित गुरुग्राममा आदरणीय प्रोफेसर एसडी मुनि पीएचडी को निवासमा आएको छु र उहाँसँग नेपालको समसामयिक राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको साथसाथै साउथ एसियाको रिजनल सेक्युरिटीको बारेमा हामी छोटकरीमा उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। आदरणीय प्रोफेसर सर, नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? जी हाँ, बिल्कुल। अब तपाईले नेपालको विदेश नीतिमा विद्यावृद्धि गर्नुभएको र तपाईले नेपाल र नेपालीलाई पनि असाध्यै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा, तपाई नेपाली बुझ्नुहुने कारणले गर्दा मैले तपाईसँग नेपालीमै इन्टरभ्यु गर्न अनुमति माग्दछु। स्वागत छ, स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर, जेनजी विद्रोहपछि जुन अहिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र साथसाथै हाम्रा युवा प्रधानमन्त्री 36 वर्षीय बालेन्द्र शाह नियुक्ति पश्चात करिब 100 दिन पनि पुरा भइसकेको अवस्था छ सरकारको। यसलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ नेपाल र भारतको सम्बन्धको एकदम अति विशिष्ट जानकार हुनुहुन्छ। भारतको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले नेपालको यो नयाँ सरकारको जुन कार्यशैलीलाई कसरी निहालिरहेको छ सर? देखिए, नेपाल की जो विदेश नीति है और जो नई सरकार आई है आपकी वहाँ पर, उसके सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि चीन और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा है, आपस में कंपटीशन है। दूसरी तरफ भारत और चीन में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन है। और तीसरा ये है कि भारत के साथ जो आपके पारंपरिक संबंध है उनको कैसे आगे बढ़ाना है, जिसमें भारत का भी फायदा हो और नेपाल का भी फायदा हो। तो इन तीनों चीज़ों से उलझने के लिए आपकी नई सरकार ने कहा है कि हम एक बीच का मसला नहीं बनेंगे, हम लोग ब्रिज बनेंगे, हम लोग बफर नहीं होंगे आपके बीच में। और ब्रिज बनने का मतलब है कि हम चीन और भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब चीन और भारत तो वैसे जुड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा ट्रेड तो 100 बिलियन तो डेफिसिट है, तो और भी बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विदेश नीति पृथ्वी नारायण शाह के वक़्त से चली आ रही है। राणाओं ने इसको बदल दिया था। राणाओं ने कहा अंग्रेज़ों से कि आप हमको बचाइए, हम जो आपको कहेंगे वो करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग, आपके राजा लोग भी बाद में, और जो नए चुने हुए सरकार के लोग हैं वो भी ऐसा सोचने लगे। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, रोटी बेटी का संबंध है, हमारे पारंपरिक संबंध है, जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, नेपाल की कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि हम पावर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ विकास की बात करेंगे। माधव जी, समस्या ये है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी विकास की बात बिना शक्ति की बात के नहीं होती है। इसलिए दोनों को अलग करने का आपकी नई सरकार प्रयास कर रही है और देखें कितना सफल होता है। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए पता नहीं कैसे क्या बात आगे होगी। बड़ा प्रश्न है ये। आदरणीय प्रोफेसर सर, नेपालको जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, जस्तै 2007 सालमा राजा त्रिभुवनलाई भारतमा ल्याइयो र नेपाली कांग्रेसको शक्तिसँग मिलेर भारतकै सहयोगमा प्रजातन्त्र ल्याइयो। 2046 सालको घटना हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस एउटा शक्ति, वामपन्थीहरूको शक्ति र भारतकै सहयोगमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो। अब 2062-63 सालको परिवर्तनमा पनि तपाईको 7 दल एउटा शक्ति, माओवादी विद्रोहीको अर्को शक्ति र भारतकै सहयोगमा दिल्लीमै 12 बुँदे सहमति गरेर परिवर्तन ल्याइयो। र राजनीतिक प्रभाव भारतको नेपालमा त यो पौराणिक कालदेखि नै रहेको अवस्था थियो, किनभने राजा रणबहादुर शाह पनि जोगी महाराजको भेषमा बनारसमा आएर भीमसेन थापा एडीजी सुविधा लिएर आउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि भारतकै सहयोगमा त्यतिखेर नेपालमा शक्तिशाली बनाइएको थियो। यो जुन जेनजी विद्रोह भयो भाद्र 23 र 24 गते, यो त सबैको यो आफ्नो एउटा चाहिँ युवाहरूको आफ्नो सोचले एउटा जागृतिले ल्याएको थियो। त्यसमा भारत लगायत अन्य मुलुकहरूको कुनै पनि रोल थिएन भनेको। तर जुन जेनजी विद्रोहमा स्पष्ट रूपमा टिओबी लगायत
जुन वेस्टर्न शक्तिहरूको सहभागिताका कतिपय भिडियो क्लिपहरू देखिएको छ, तपाईँले त्यो विद्रोहलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? देखिए, विद्रोह जो हुआ है वो नेपाल में अशांति और नेपाल की बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हुआ है। और विद्रोह के दो पहलू हैं, आप जानते हैं, जैसे बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव मामला है ये। एक पहले दिन हुआ था 8 सितंबर राइट सर। और दूसरा 9 सितंबर को। दोनों घटनाओं में बहुत फर्क है। 8 सितंबर को जैन जी अपने आप में खड़ा हुआ, यंग लोग थे, वो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए और ये जो ऐसे रूल करने वाले लोग हैं जो आपस में भाग बंडा के हिसाब से काम करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए और हमें एक जनतांत्रिक सरकार चाहिए वहाँ पर। लेकिन उसमें उसी आफ्टरनून के जो विध्वंस हुआ उसमें वो जैन जी का एजेंडा नहीं था। जैन जी ने नहीं कहा था, ये भी नहीं कहा था कि हम व्यवस्था बदलेंगे, ये भी नहीं कहा था कि हम सरकार बदलेंगे और ये भी नहीं कहा था कि हम सब तोड़फोड़ करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो और ये नेताओं की जो चक्करबाजी लगी हुई है उसको खत्म होना चाहिए। तो ये परिवर्तन के लिए आपके यहाँ 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं कार्की सब, और उन रिपोर्ट्स की अभी विश्लेषण नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, बहुत सारे उसमें घटना चक्र है उसका नहीं हुआ है। इसलिए स्पष्ट रूप से ये कहना कि कौन शक्तियों ने जैन जी को समर्थन दिया नहीं दिया वो दूसरी बात है। भारत की जो नीति आप शुरू से कह रहे हैं, भारत की नीति में एक बात साफ है राणाओं के हट जाने के बाद से, कि हम नेपाल में ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, पसंद करते हैं जिसमें राजा भी हो और चुने हुए लोग भी हों। तो 2 पिलर थ्योरी हम लोग कहते थे, एक मोनार्की होना चाहिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव लोग जो जनता से चुने हुए लोग हैं वो वहाँ पर राज करें। दुर्भाग्य से ये हुआ कि आपका जो राजतंत्र है उसको ये मंजूर नहीं था कि वो अपनी शक्ति को लोगों के साथ बांटे और इसीलिए 1960 से झगड़े शुरू हुए जो 2006 तक चलते रहे और माओवाद का उत्पादन राजतंत्र की वजह से हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद भी जो नेता लोग आए वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जो अच्छा नहीं था। भारत के लिए एक स्थिर और जनतांत्रिक नेपाल अच्छा दोस्त है और भारत, मैं समझता हूँ भारत के आम लोग यही प्रयास करेंगे कि वहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था हो और वहाँ पर अच्छा स्थायी राज्य चले। आदरणीय प्रोफेसर सर, तपाईँले माओवादीको विद्रोहको समयमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल इम्प्याक्ट एन्ड च्यालेन्ज भन्ने तपाईँले पुस्तक पनि प्रकाशित गर्नुभएको थियो र 12 बुँदेको सहमतिमा पनि तपाईँको निकै ठुलो भूमिका थियो भनेर पनि हामीले सुनेको थियो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त 2015 पछि जुन किसिमले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ बन्नुभन्दा केही समय अगाडि हालका विदेश मन्त्री तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरजी गएर जुन हाम्रो तराई मधेसका मुद्दाहरूको विषयमा संविधानलाई अलिकति रोक्नुस् भनेर उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो र जब नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक भएर मिले, किनभने तपाईँले राम्रोसँग कम्युनिस्ट राजनीति र नेपालको कम्युनिस्टलाई नेता र तपाईँले राम्रोसँग नजिकबाट चिन्नुहुन्छ र दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि भारतले जुन किसिमले नेपाललाई रोटी बेटी सांस्कृतिक पौराणिक सम्बन्ध, हिजो जानकी र रामको विवाहदेखिको सम्बन्धहरू छन्, यहाँ चीन बढी नेपालमा हावी भयो भने वेस्टर्न शक्ति विशेष गरेर अमेरिका सिधै हावी हुन्छ र भारत ब्याकफुटमा जान पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल एउटा अशान्त मुलुकतर्फ जान सक्छ भनेर जयशंकरजीले त्यो बेला अलिकति चेतावनी सन्देश पनि दिनुभएको थियो। अहिले त हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट भन्ने अलिक समाजवादी तपाईँहरूको केरलमा त्यो पनि सफाया भएको अवस्था छ। अब नेपालका कम्युनिस्टहरूको पनि हालत हेरिहाल्नुभयो। यो कम्युनिज्म र सोशलिज्मलाई चाहिँ तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? नहीं, कम्युनिज्म है नहीं कहीं पर, और चीन का जो कम्युनिज्म है वो कम्युनिज्म कम है, कैपिटलिज्म ज़्यादा है और इसलिए वो कहते हैं कि हमारा है सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ द चाइनीज टाइप, अपना नाम लगा के बोलते हैं। तो जो साम्यवादी विचारधारा है उसकी साख बहुत कम है विश्व में, पहली बात।
दूसरी बात, नेपाल के संदर्भ में आप माओवादी से लोग मुझे जुड़ा हुआ मानते हैं। मैं आपकी नेपाल की राजनीति से बीपी कोइराला के वक़्त से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लोगों को नेपाल में ये पता नहीं है कि जो कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था श्रेष्ठ जी का, पुष्पलाल श्रेष्ठ, पुष्पलाल जी का 2026 हाँ, नेपाली जो में साना के पति थे, बीपी कोइराला, ये सब लोग मेरे गंगा हॉस्टल में आए हुए हैं। और मैं गिरजा बाबू की बेटी जो सुजाता कोइराला है, उसका भी मैं लोकल गार्डियन रहा था। लोकल गार्डियन हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यस बेला? हाँ, और बाबूराम की बेटी का भी मैं लोकल गार्डियन रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट माओवादियों से कुछ नहीं था। सहयोग गर्नुभएको थियो तपाईले, शान्तिको प्रयास गरिदिनु भयो नेपालको लागि। बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा नेपाल की राजनीति को स्थिर देखने में मेरा चासा है, ठीक है। जब माओवादी बाबूराम हमारे जेएनयू के थे और वो आए और ये मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो शांति के लिए देखिए राजा ने भी माओवादियों से बात की थी, उनको तो माओवादी हम नहीं बताते हैं है ना। गिरजा बाबू ने भी बात की थी माओवादियों से शांति के लिए। तो जब मुझे लगा कि ये लोग अपने हथियार छोड़ना चाहते हैं और व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इनका समर्थन होना चाहिए सिर्फ उस काम के लिए कि व्यवस्था से जुड़े और अपने हथियार छोड़े। तो यही समझकर मैंने जो कुछ भी करना था उस वक्त संभव था वो किया, लेकिन उस सिर्फ मैं इनके साथ नहीं बात कर रहा था, नेपाली कांग्रेस के मित्र भी बात करते थे, माधव जी भी बात करते थे, वो छोड़ दीजिए उसको पुरानी बात को। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि साम्यवाद आइडियोलॉजी से या माओवाद से आइडियोलॉजिकली मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन नेपाल को मैं स्थिर देखना चाहता हूँ। तपाईको दृष्टिकोण सोध्न खोजेको मैले। इसीलिए जब माओवादियों ने सरकार और सत्ता को बिगाड़ना शुरू किया तो मैंने उनकी भी आलोचना की, उनके मुंह के सामने भी कहा, प्रचंड को भी कहा, बाबूराम को भी कहा, ये लोग फट के अलग हो गए आपस में, और ओली जी से भी बात किया। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं आपके नेपाल के, ये आइडियोलॉजिकल कम्युनिस्ट कम है, बहुत कम है ही नहीं। नेपालीहरु चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर भन्छन् उहाँहरुलाई, हामी नेपालीहरु चाहिँ। हाँ, वो ये लोग पशुपतिनाथ जाके टीका लगाने वाले कम्युनिस्ट हैं। हजुर। तो इसीलिए ये वहाँ की व्यवस्था और सत्ता के रूप को देखते हैं, और यही वजह है कि इनको कम्युनिस्ट मानना मेरे लिए मुश्किल है बहुत। इनका नाम है, पार्टी बनी हुई है, वो ठीक है अलग से। तो बहुत लोग पार्टी बनाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं और डेमोक्रेसी को खत्म करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो आइडियोलॉजिकली मेरा जो दृष्टिकोण है वो साफ है कि नेपाल में एक जनतांत्रिक, इंक्लूसिव, फेडरल जैसा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है वैसा होना चाहिए। एक बात और आपने कही, उसको कहता हूँ, मैंने गलत कहा है, मैंने ये कहा है कि ये गलत है कि हमने जयशंकर को भेजा कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफियर करने के लिए, और हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना है। इसकी मैंने भर्त्सना बहुत आलोचना की है, इसीलिए यहाँ की सरकार भी मुझसे नाराज रहती है। हाँ? और दूसरी तरफ ये जो ब्लॉकेड लगाया गया उसके बाद में, उसकी भी मैंने आलोचना की है कि ये बिल्कुल गलत था वहाँ पर। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बताता हूँ, जो ठीक नहीं लगता है वो भी बताता हूँ। जिसको बात पसंद आती है वो हाँ भर देता है, जिसको बात पसंद नहीं आती है वो गाली देता है। तो विद्यार्थी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो मर्जी, जाकी रही भावना जैसी है, कहते हैं ना, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। आदरणीय प्रोफेसर सर, तपाईले करिब 2 हप्ता अगाडि आदित्यजीसँग दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्तामा नेपाल सम्बन्धमा उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि बालेन शाहको अहिले परराष्ट्र नीति कस्तो छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा भएको 2 ढुङ्गाको बीचको तरुल जस्तै बालेन शाहले पनि ब्यालेन्स गर्न खोज्नु भएको छ भनेर यहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। र प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्ति भइसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो सहायक विदेश मन्त्री कपुरजीलाई पठाउनु भयो र त्यसको साथै हाल भारतीय राजसागरले पनि विशेष दूत भएर नेपाल जानुभएको उहाँहरूसँग उहाँले भेट्नु भएन। उहाँले एकैपल्ट सबै देशका महामहिम राजदूतहरूसँगलाई पनि दर्शन भेट दिनुभयो, त्यसै गरी युरोपियन युनियनका आवासीय र गैर आवासीयहरूलाई पनि एकैपल्ट दर्शन भेट दिनुभएको अवस्था रह्यो। र बालेन्द्र शाहलाई निमन्त्रणा दिन हालका
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जाने भन्ने पनि हामीले विभिन्न न्युजमा सुनेको थियौँ र के कारणले त्यो चाहिँ निमन्त्रणाको रोकियो र बालेन्द्र शाहको भारत एक वर्ष भ्रमण गर्दिन कुनै पनि मुलुक भनेर अफिसियली त हैन अनअफिसियली हामीले पनि सुनेको हौं र बालेन्द्र शाहलाई अलिकति दबावमा राख्न नै पार्टी सभापति रवि लामी छानेजीलाई तपाईहरुले रेड कार्पेट बिछाउनु भएको भारतमा? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, आप भूल रहे हैं, रवि जी के आने से सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बालेन्द्र शाह को बधाई दी, उनके चुनाव के ऊपर बधाई थी और उसी वक्त उनको निमंत्रण दिया कि आप आइए और ये भी कहा कि हम भी आएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, बालेन्द्र शाह ने अपनी डिप्लोमेसी को बिल्कुल नया रूप दे दिया है। वो कहते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअली नहीं बात करेंगे। भाई, आपको आपके जो संबंध है, आपके और हमारे बहुत अच्छे संबंध है तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आपके और किसी और के साथ मेरे थोड़े कम संबंध है तो हम थोड़ी कम बात करेंगे। सही बात। तो मिलना पड़ेगा ना आपको सबसे। तो ये बालेन्द्र शाह का नतीजा है या उनकी सोच है कि हम कैसे डिप्लोमेसी चलाएंगे, और मैं ये समझता हूँ वो ठीक नहीं है, साफ बात है। जहाँ तक भारत को बोला, जब वो नहीं आए तो रवि जी को लगा कि इससे भारत नाराज होगा, इसलिए रवि जी भी आए, शिशिर जी भी आए, मेरी मुलाकात हुई उनसे, वो दूसरी बात है। लेकिन ये आपके नेपाल का फैसला है, मैं फैसला नहीं ले सकता हूँ कि क्यों बालेन्द्र शाह जी ने ऐसा सोचा कि वो एक इंडिविजुअली किसी से बात नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में कोई विजिट नहीं करेंगे। पहले देखिए, जो वो बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सुधारना है, विकास करना है, अच्छी बात है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का और आर्थिक विकास होने के लिए साथ ही साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय